दोस्तों, हाल ही में रिलीज होने वाले एक शानदार थ्रिलर क्राइम और सस्पेंस सीक्वेंस बर्लिन के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बर्लिन जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, उसकी थर्ड वाइफ इसके साथ ब्रेकअप करके इसे छोड़ के जा रही है। बर्लिन इस बात पे काफी ज्यादा दुखी होता है और इसकी फीलिंग काफी ज्यादा हर्ट होती है, लेकिन बर्लिन अपने दिल को संभालता है और अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। इसका मिशन है एक तिजोरी के अंदर से बहुत सारा माल चुराना। ये अपनी टीम के साथ जाके मिलता है, जिसके अंदर केला नामी एक लड़की है जो कि इंजीनियर है। एक रॉय नाम का लड़का है जिसे अपने बाप से कभी प्यार नहीं मिला और वो बर्लिन को ही अपने बाप की जगह पे समझता है। टीम के एक और मेंबर डैमियन है जो कि इस सारे काम के मास्टरमाइंड और प्रोफेसर हैं। इस टीम का एक और मेंबर ब्रूस है जो कि हर तरह के वेपन चलाने का एक्सपर्ट है। फिर ये लोग पुलिस के गेटअप के अंदर एंटोनियो नामी एक शख्स के घर के अंदर जाते हैं। फिर बर्लिन एंटोनियो को एक साइड पे ले जाकर अपनी शनाख्त करवाता है और इसके लॉक में पड़ा हुआ एक बहुत ही एंटीक और कीमती किस्म का प्याला निकलवा कर अपने साथ ले जाता है। जैसे ही ये प्याला लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं तो वहाँ पर मौजूद एक आदमी वहाँ पर हीरोगिरी करने की कोशिश करता है। तभी बर्लिन अपनी गन निकालकर इन सबको धमकाता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को कहता है कि यहाँ पर जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ। अगर किसी को भी यहाँ पर जो हुआ इसके बारे में किसी ने भी बताया तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। उसके बाद ये टीम पेरिस के अंदर एक होटल में चली जाती है। तभी वहाँ पर इनकी एक और टीम मेंबर जिसका नाम कैमरॉन है वो भी आ जाती है। उसके बाद ये अपनी चोरी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये 44 मिलियन यूरो के गहने चुराने वाले हैं और उस चोरी के लिए इनको इस प्याले को इस्तेमाल करना है। ये गहने बहुत ही ज्यादा कीमती हैं, लेकिन इतनी बड़ी मालियत के गहने चुराना कोई आसान काम नहीं है। ये 34 डिफरेंट स्पॉट से एक जगह पर आने वाले हैं और इन्हें एक ही रात के अंदर ये सारे गहने चुराने थे। तभी ये लोग अपने प्लान पर अमल शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये लोग जाकर एक चर्च में एक पादरी से मिलते हैं और उसको ये एक झूठी कहानी सुनाते हैं कि तुम्हारे चर्च के नीचे एक बहुत ही पुराना चर्च था। अगर यहाँ पर खुदाई की जाए तो यहाँ से बहुत ज्यादा खजाना मिल सकता है। वो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ जाके पादरी को दिखाते हैं, जिससे पादरी काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है और इसके दिल में लालच भी आ जाता है। बर्लिन और इसकी टीम पादरी को बताते हैं कि वो एक यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर खुदाई का काम करना चाहते हैं। ये सभी लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं और ये पुरानी आसारे कदीमा की चीजों को ढूंढने के लिए काम करते हैं। तभी लालच में आकर पादरी इनको इजाजत दे देता है। तभी पादरी और बर्लिन की सारी टीम अपने सामान समेत चर्च के नीचे तहखाने में चली जाती है। वहाँ पर केला एक डिवाइस के साथ चेक करती है। तभी एक जगह पर जाकर डिवाइस सिग्नल देना शुरू कर देती है। केला ने असल में मशीन के अंदर मॉडिफिकेशन की होती है ताकि पादरी को ये यकीन दिलाया जा सके कि खुदाई करने के बाद यहाँ पर खजाना मिलने वाला है। तभी कुछ टीम मेंबर सवाल करते हैं कि आखिर हमें यहाँ पर खुदाई करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। तभी दामियन इन्हें बताता है कि चर्च के तहखाने के नीचे सुरंगें हैं जो कि पूरे शहर के अंदर फैली हुई हैं। यहाँ से 150 मीटर दूर पेरिस के सबसे बड़े नीलाम घर की तरफ भी एक सुरंग निकलती है। यहाँ पर यूरोप के सभी अमीर लोगों के गहने नीलामी के लिए आते हैं, लेकिन मसला ये है कि किस वक्त बर्लिन को मालूम करना था कि ये गहने वहाँ पर आने वाले हैं। जब बर्लिन को ये मालूम हो जाए कि आखिरी शिपमेंट के गहने यहाँ पर कब पहुँचेंगे ताकि इसके आते ही वो लोग इसको चुरा सके, ये बात जानने के लिए वो एक होटल के अंदर रूम लेते हैं जिसके सामने ही इस नीलामी घर के डायरेक्टर पोलन का घर है। और ये बात सिर्फ पोलन को ही मालूम थी कि सारे गहने वहाँ पर किस वक्त आने वाले हैं। इसी वजह से वो पोलन की जासूसी शुरू कर देते हैं। तभी बर्लिन रॉय और केला और कैमरॉन को भेजता है ताकि वो जाके पोलन के घर के अंदर सभी जगह खुफिया कैमरे लगाकर इसकी सभी एक्टिविटी पर नजर रख सके। उसके बाद ये वापस आकर रॉय कैमरॉन से मिलने चला जाता है। बर्लिन ने रॉय को सख्ती से मना किया था कि ये दोनों आपस में कोई भी रिलेशन ना बनाए। फिर हम देखते हैं कि रात को बर्लिन की आंख खुलती है तो वो आके दामियन के पास बैठ जाता है। दामियन उस वक्त सीसीटीवी कैमरे जो इन्होंने पोलन के घर के अंदर लगाए होते हैं इसके जरिए एक्टिविटीज को नोट कर रहा होता है। तभी बर्लिन इसके साथ बातें करनी शुरू कर देता है और अपनी थर्ड वाइफ के साथ ब्रेकअप के बारे में भी इसके साथ डिस्कस करता है। दामियन इसे तसल्ली देता है और उठ के सोने के लिए चला जाता है। तभी बर्लिन कैमरे के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को देखने लग जाता है। तभी बर्लिन देखता है कि कैमरे के अंदर उसे नजर आता है कि पोलन की पत्नी कैमल जो कि जाग रही है। कैमरे में वो देखता है कि कमल किताब पढ़ने लगती है। उसके बाद वो म्यूजिक लगाकर नाचना शुरू कर देती है। फिर वो बन ठन कर तैयार होकर बाहर निकल जाती है। तभी बर्लिन के जहन में कुछ चल रहा होता है, इसलिए वो उठ के होटल से निकलकर इसका पीछा करने लग जाता है। कमल शहर के अंदर एक क्लब में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर ये गाना गाती है। बर्लिन को ये सारा कुछ देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो इसको क्लैप करके अप्रिशिएट भी करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस और कैला वहां पर खुदाई कर रहे होते हैं। तभी इन्हें वहां पर वही प्याला मिलता है जो कि इन्होंने वहां पर पहले से छुपाया होता है, ताकि पादरी के सामने इस प्याले को निकालकर इसे यकीन दिला सकें कि यहाँ पर वाकई कोई बहुत बड़ा एंटीक और पुराना खजाना दफन है और खुदाई के बाद ये खजाना मिलने वाला है।
फिर हम देखते हैं कि बर्लिन कैमल का पीछा करते हुए कैफे तक चला जाता है और वहां पर इन दोनों की मुलाकात होती है। बर्लिन कैमल को पटाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है और इस पर लाइन मारता है और इसे इम्प्रेस करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तय खाने के अंदर दामियन अपनी टीम को बता रहा होता है कि हमें 45 फुट गहरी खुदाई करनी है। उधर रॉय ने बर्लिन को बताया था कि कैमरॉन के पति के ऊपर नजर रखने के लिए हमने जो कैमरे वहां पर लगाए थे उससे मुझे पता चला है कि उसने अपनी पत्नी को एक प्रॉमिस किया था, वो इसे ओपेरा कॉन्सर्ट में ले जाने वाला था, लेकिन उसके जहन से ये बात निकल चुकी है, इसलिए अब कमल अकेले ही इस कॉन्सर्ट में शिरकत करने के लिए जा रही है। बर्लिन भी तैयार होकर निकल जाता है ताकि वो कमल को जाके ओपेरा कॉन्सर्ट में मिले और वहां पर जाके इस पर लाइन मारे और इसे इम्प्रेस कर सके। उधर पादरी बर्लिन की टीम को कहता है कि वो स्पेन जा रहा है और ये प्याला भी अपने साथ लेकर जाएगा। जब पादरी ने ये बताता है कि वो प्याला इसलिए साथ लेकर जा रहा है कि वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के डीन को जाकर दिखाएगा कि तुम्हारी स्टूडेंट्स ने और टीम ने वहां पर खजाना ढूंढ लिया है। मैं तुम लोगों की कामयाबी के बारे में वहां पर जाकर बताऊंगा और इस प्याले की कीमत लगवाना चाहता हूं कि ये कितना एंटीक है। ये सुनकर वो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तभी दामियन बर्लिन को बताता है कि पादरी तो किसी भी तरह से बाज नहीं आ रहा और वो हर सूरत ये प्याला लेकर पेरिस जाने वाला है। अगर पादरी ये प्याला लेकर वहां पर चला गया तो हमारे झूठ का पता लग जाएगा, क्योंकि हम किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं रखते और हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तभी बर्लिन रॉय को टास्क देता है कि तुम किसी भी तरह से पादरी से वो प्याला वापस लेकर आओ। तभी कैमरन और रॉय बाइक रेंट पर लेकर इसी मिशन पर निकल जाते हैं। पादरी अपना सामान और प्याला लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। कैमरन और रॉय को लगता है कि ये मौका पाकर बड़ी आसानी से इससे वो प्याला छीनकर वापस आ जाएंगे। इन्होंने अपने मुंह के ऊपर हेलमेट पहने होते हैं ताकि इनकी पहचान ना हो सके। तभी पादरी के पास दो हट्टे कट्टे क्रिमिनल्स आते हैं जो अभी अभी जेल से आजाद हुए थे। पादरी ने समझाने लग जाता है कि तुमने अब अपनी लाइफ को बदल देना है और तुम लोगों को चाहिए कि तुम अब अच्छे काम करो। तभी रॉय बाइक के ऊपर पादरी से वो बैग छीनकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी ये दोनों हट्टे कट्टे मुस्टंडे क्रिमिनल्स भी इनका पीछा करते हैं। तभी ये लोग बाइक छोड़कर एक पार्किंग एरिया के अंदर जाकर छुप जाते हैं। ये दोनों क्रिमिनल्स भी इनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और वो इनकी बाइक भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। रॉय और कैमरॉन काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि इन दोनों क्रिमिनल्स का ध्यान भटका सकें, लेकिन वो तो डी ट्रैक होने वाले ही नहीं थे। रॉय लोग गाड़ियों के जरिए पार्किंग में इनको काफी ज्यादा डी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस बात पे कामयाब नहीं होते। आखिर में वो दोनों गुंडे इनसे वो बैग छीन लेते हैं और ये लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बर्लिन कॉन्सर्ट में पहुंच चुका है और वो वहाँ पर कैमल के साथ काफी ज्यादा अच्छा समय बिताता है। वो इस पे काफी ज्यादा लाइन मारता है और इसको अपनी बातों से इम्प्रेस करता है। बर्लिन उसे अपनी बातों से ये एहसास दिलाता है कि वो उसके पति के लिए जरा भी अहम नहीं है, क्योंकि उसे तो इतना भी याद नहीं कि उसने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे साथ वो इस कॉन्सर्ट में आएगा। फिर ये लोग अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। कैमल इसका थैंक्स करती है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा अच्छा समय दिया। उधर हम देखते हैं कि ब्रूस होटल के अंदर केला पर लाइन मार रहा था, लेकिन केला ब्रूस को लाइक नहीं करती है। अगली सुबह दामियन रॉय को बताता है कि कल वाले वाकये से एक बात तो बहुत अच्छी रही, क्योंकि पादरी से बैग छीनने के दौरान उसे काफी ज्यादा चोटें आ गई थी, इसलिए उसने स्पेन जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है और वो प्याला भी वापस हमें दे दिया है ताकि हम उसे अपनी सेफ कस्टडी में रख लें। बर्लिन और कैमल आपस में फोन पर बातें करते हैं और ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। बर्लिन उसे बताता है कि मैं स्पेनिश हूँ। बर्लिन कैमल को ये भी बताता है कि कैसा इत्तेफाक है कि मैं तुम्हारे सामने वाले होटल में ही रुका हुआ हूँ। तभी कैमल अपने घर से निकलकर होटल में आती है और वो वहाँ पर बर्लिन से मिलती है। तभी बर्लिन उसे समझाता है कि मैं तुम्हारा घर खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। तभी कैमल उसे बताती है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बोरियत फील करती हूँ, मुझे एक यंग एनर्जेटिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी की लाइफ पार्टनर के तौर पे जरूरत है, लेकिन मेरे पति के अंदर जरा भी ऐसी बात नहीं है जिससे मैं उसके साथ रह सकूँ। फिर ये दोनों काफी ज्यादा घूमते फिरते हैं, दोनों के अंदर रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बर्लिन की टीम सुरंग की खुदाई का काम भी काफी तेजी से कर रही होती है। काम करने के दौरान कैला ब्रूस पर नजर पड़ती है तो काफी ज्यादा इम्प्रेस फील करती है। होटल में आकर वो कैमेला को बताती है कि मुझे कभी भी ब्रूस पसंद नहीं था, लेकिन आज उसे काम करते हुए देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मैं उसे अब धीरे धीरे पसंद करने लगी हूँ। मुझे वो काम करते हुए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। जब उसने शर्ट उतारी थी तो मुझे उसको देखकर काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी। तभी कैमरॉन उसे कहती है कि आखिर इसमें बुरा ही क्या है, ब्रूस एक अच्छा इंसान है और वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तभी कैला कहती है कि ब्रूस बुरा नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ रिलेशन में नहीं जाना चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों ना चाहते हुए मेरा दिल उसकी तरफ अट्रैक्ट होता ही जा रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग ब्रूस और रॉय के साथ पार्टी एंजॉय करते हैं। खुदाई का काम भी इन्होंने काफी एक्सपर्ट तरीके से कंप्लीट करने के करीब पहुंचा दिया है। तभी दामियन आकर इन्हें बताता है कि इस सुरंग के आगे एक दीवार है,
इस दीवार के आगे नीलाम घर है और ये दीवार इस वजह से बनाई गई है ताकि नीलाम घर की बिल्डिंग को सपोर्ट रहे और ये बिल्डिंग गिरने ना पाए। हमें बड़ी एहतियात से इस दीवार को तोड़कर इसके अंदर से सर्विस एरिया में जाना है और इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और गार्ड्स की हर वक्त इस चीज के ऊपर नजर होती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। गहने अभी वहाँ पर नहीं पहुंचे, इसलिए नीलामी का प्रोसेस भी अभी शुरू नहीं हुआ। ये लोग प्लान करते हैं कि इन्हें 3 मिनट के लिए गार्ड्स का ध्यान मॉनिटर स्क्रीन से हटाना होगा ताकि ये तिजोरी तक पहुंचकर अपना काम कर सकें। अब इस प्लान पर अमल करने के लिए गार्ड्स की एक्टिविटी के ऊपर नजर रखते हैं। गार्ड्स की एक्टिविटी पर नजर रखते हुए इन्हें पता चलता है कि गार्ड्स तकरीबन रोजाना ही पिज्जा ऑर्डर करते हैं। फिर ये प्लान करते हैं कि जैसे ही गार्ड्स पिज्जा मंगवाएंगे तो कैला फोन लाइन को हैक करेगी और पिज्जा का ऑर्डर रिसीव करेगी। उसके बाद इनमें से एक आदमी पिज्जा लेकर वहां पर जाएगा और वो गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ करेगा। इस सारे काम के लिए इन्होंने एक स्पेशल ड्रेस पहनकर जाना होता है ताकि इनका कोई बाल या कोई भी फिंगरप्रिंट वहां पर ना रह सके, क्योंकि बाल या फिंगरप्रिंट वहां पर रह जाए तो डीएनए या फिंगरप्रिंट से इनको ट्रेस किया जा सकता था। ये प्लान करते हैं कि ब्रूस वहां पर पिज्जा लेकर जाएगा और पिज्जा ठंडा होगा, जिस वजह से इनके साथ वहां पर झगड़ा शुरू हो जाएगा। गार्ड ब्रूस को कहेंगे कि जो चीज हमने ऑर्डर की थी वो चीज भी नहीं आई और पिज्जा भी काफी ज्यादा ठंडा है। इस बात पे इन दोनों के दरमियान में झगड़ा शुरू हो जाएगा और इनका ध्यान सीसीटीवी कैमरों की स्क्रीन से हट जाएगा। 3 मिनट तक वो लोगों को बातों में उलझा कर रखेगा। इसी दौरान दामियन और कैला जाकर सीसीटीवी कैमरेस को हैक कर लेंगे। इसी दौरान ब्रूस और सिक्योरिटी गार्ड्स की आपस में लड़ाई होगी और वो एक गोली खा लेगा, जिसकी वजह से इसके मुंह के अंदर से झाग निकलेगी और वो बेहोश हो जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड्स काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इतनी देर में दामियन लोग वो कैमरे हैक करके अपना काम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद ब्रूस ठीक होकर वहां से वापस आ जाएगा। फिर ये ब्लॉक्स को वापस अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे और ये टेंशन फ्री होकर तिजोरी तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद आसानी से जब चाहे अपने हाथ साफ कर सकते हैं। फिर बर्लिन अपनी सारी टीम के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई देता है। बर्लिन अपनी टीम को कॉन्फिडेंस में लेते हुए कहता है कि इस काम के लिए मैंने किसी भी एक्सपर्ट को हायर नहीं किया, बल्कि हम सभी लोग नए हैं और हम लोग नौसिखिए हैं और हम सबका यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि एक्सपर्ट लोग जब भी ऐसा काम करते हैं तो उनके अंदर घमंड आ जाता है और वो ओवर क्लेवर होकर कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि इस काम में नए हैं, लिहाजा हम बहुत ही एहतियात से काम करेंगे। तभी वो प्लान करते हैं कि केला खाली नीलाम घर की एक वीडियो बनाएगी। उसके बाद वो लोग उस कैमरे को हैक करेंगे। सीसीटीवी कैमरे को हैक करने के बाद ये एक रिकॉर्डेड वीडियो वहां पर चला देंगे ताकि जब सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान इनकी चोरी करते हुए कैमरे के ऊपर पड़े तो इन्हें वहां पर नॉर्मल सिचुएशन ही नजर आए। और उसके बाद ये लोग बहुत आसानी के साथ वो 7 टन की वजनी कंक्रीट ब्लॉक को काट कर तिजोरी में से गहने चुरा लेंगे। ये लोग स्लैब को 20 सेंटीमीटर तक ऊपर हटाएंगे। उसके बाद ये आराम से अंदर घुसेंगे तो उसके बाद कैला की रिकॉर्डेड वीडियो को सीसीटीवी कैमरे के अंदर हैक करके वहां पर चला देंगे। गार्ड्स को असल व्यू नजर नहीं आएगा, बल्कि ये रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई देगी। फिर ये 4 लोग वहां पर जाते हैं और बहुत खुश होते हैं क्योंकि कुछ ही समय के बाद वो सारे गहने लूटने वाले थे जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। तभी हम बर्लिन को देखते हैं जो कि कैमल के साथ एक डिनर पर बैठा बातें कर रहा होता है। तभी रेस्टोरेंट के अंदर इसके पति भी वहां पर आ जाते हैं, जिसे देखकर कैमल काफी ज्यादा टेंस हो जाती है। बर्लिन तभी कैमल को समझाता है कि तुम अपने पति को ये बहाना बना दो कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और तुम मुझे एक बिजनेस के सिलसिले में मिलने के लिए आई हो। जब कैमल के पति पोलन वहां पर आते हैं तो उसका कैमल के साथ कोई झगड़ा बन जाता है और वो बर्लिन को कहता है कि तुम एक सड़क छाप हो, बिजनेसमैन वाली तुम्हारे अंदर कोई भी बात नजर नहीं आई। बर्लिन को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी ईगो भी काफी ज्यादा हर्ट होती है, लेकिन वो पोलन को कुछ भी कहे बगैर वहां से चला जाता है। उसके बाद बर्लिन से कैमल मिलती है। बर्लिन उसे कहता है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और ना हो। तुम अपने पति से बिजनेस ट्रिप का बहाना करके झूठ बोलो ताकि हम लोग बाहर जाकर एक अच्छा सा समय बिता सकें। फिर सीन शिफ्ट होता है तो बर्लिन की सभी टीम के मेंबर आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर दामियन की वाइफ की कॉल आती है जो इसके साथ नहीं रहना चाहती। तभी वो इससे ब्रेकअप की डिमांड करती है। दामियन अपनी बीवी से काफी ज्यादा प्यार करता है। वो ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसका दिल भी टूट जाता है। तभी रॉय और ब्रूस आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। वो आपस में बातें करते हैं कि जिस जाली पासपोर्ट की गारंटी देकर बाइक रेंट पर ली थी वो बाइक तो गुंडे साथ ले गए। ब्रूस ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर ब्रूस की फोटो लगी हुई थी। उस पासपोर्ट पर लगी तस्वीर की वजह से ये सभी लोग बड़ी आसानी से पकड़े जा सकते थे। ब्रूस को ये भी परेशानी थी कि इस सारे काम के बाद इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाएगा।
कैमल और बर्लिन एक डेट के ऊपर जाते हैं और रूम के अंदर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। तभी कैमल को पोलन की कॉल आती है क्योंकि उसे ये सारा कुछ पता चल चुका है कि वो किसी भी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई बल्कि झूठ बोलकर बहाने से इसके साथ यहाँ पर एंजॉय कर रही है। पोलन कैमल को ये भी बताता है कि मैं जानता हूँ ये वही आदमी है जो उस दिन तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में था। पोलन ने कैमल और बर्लिन की बातें ईमेल और मैसेजेस में पढ़ ली थी। कैमल को काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है। वो बर्लिन को कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। बर्लिन रूम से बाहर आता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो डांस करता है और काफी ज्यादा मजे में होता है क्योंकि उसने कैमल के पति से अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था। दामियन अपनी पत्नी से ब्रेकअप की डिमांड पर काफी ज्यादा दुखी है। तभी कैमरन आकर बताती है कि सभी गहने तिजोरी में आ चुके हैं। कल तमाम गहनों की जांच होगी और इनके दाम का अंदाजा लगाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि वेडनेसडे को इनकी डिस्प्ले और रोनवाई होगी और मीडिया को बताया जाएगा और उसके बाद नीलामी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब था कि आज रात ही इन्हें अपनी चोरी वाला काम कंप्लीट करना था। तभी रॉय बर्लिन को कॉल करके ये सारी बात बताता है। बर्लिन कैमल से मिलने के लिए आता है। कैमल काफी ज्यादा गिल्ट फील करती है और वो कहती है कि इसके पति को इससे काफी ज्यादा प्यार है। मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका है। वो मुझे किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहता और मुझे भी ये सारा कुछ करके कोई बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है। बर्लिन को महसूस होता है कि अब कैमल इसे छोड़ देगी। वो इसके साथ नहीं रहना चाहती। बर्लिन उसे कहता है कि अभी मुझे जाना होगा। हम फिर बाद में मिलकर इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि हमारे रिलेशन का क्या फ्यूचर होने वाला है। बर्लिन इस रिलेशन के खराब होने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होता है। केला सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन सारी चीजों को देख रही होती है। पोलन अपने आखिरी गहने लाकर तिजोरी के अंदर रखता है और इस तरह से सभी गहने इस तिजोरी के अंदर आ चुके होते हैं। जैसे ही पोलन तिजोरी को लॉक करता है और वो वहाँ से बाहर आता है तो केला उस तिजोरी की वीडियो बना लेती है। तिजोरी एक बार लॉक होने के बाद 15 घंटे के बाद ही खुलेगी क्योंकि इसमें टाइम लॉक का फंक्शन है। बर्लिन अपनी टीम के साथ सुरंग में पहुंच जाता है। ये सभी लोग बहुत ही लाइट मूड के अंदर हैं, जैसे कि वो कोई बहुत ही पिकनिक के ऊपर एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। तभी बर्लिन तिजोरी को खोलता है, बहुत ही आराम से एक एक करके गहने उठाता है और इन सभी की तारीफ करता है और एक हीरो वाले स्टाइल में तिजोरी से गहने निकाल कर वहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाता है। तभी रॉय और बर्लिन जाते हैं पोलन के घर से कैमरे निकालने के लिए जो उन्होंने इसके ऊपर नजर रखने के लिए लगाए हुए थे। दामियन, कैमरन और ब्रूस तिजोरी के काटे हुए हिस्से को वापस फिक्स करने के काम पे लग जाते हैं। ये वहाँ पर वेल्डिंग और रंग करते हैं और मिट्टी भी साफ कर देते हैं ताकि कोई भी सुराग न रह सके। अब ये इस सारे सिस्टम को हैक करने के लिए लगाई हुई डिवाइस को वापस निकालना चाहते हैं, लेकिन मसला ये था कि जैसे ही वो उस डिवाइस को वहाँ से निकालेंगे तो सिस्टम अपनी जगह पर रिस्टोर हो जाएगा और इनकी लाइव फुटेज सीसीटीवी कैमरे के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने चलनी शुरू हो जाएगी और ये उसी वक्त पकड़े जाएंगे। लेकिन बर्लिन और दामियन ने इसका भी एक हल निकाल रखा था। इस नीलामी घर के नीचे से हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी तारें गुजरती थी। अगर ये तारें नीलामी घर की तारों के साथ जोड़ दी जाएं तो इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए यहाँ की सभी चीजें फ्यूज हो जाएंगी। तभी केला गार्ड्स को हेडक्वार्टर ऑफिस से फेक कॉल करके इनका ध्यान अपनी तरफ करेगी। वो सिक्योरिटी गार्ड इससे कोड पूछेंगे। ये अपना खुफिया कोड बताएगी जो इसने पहले से ही याद कर रखा है। इन्हें खतरे की वार्निंग देकर बाहर चेक करने के लिए बुलाएगी। अपने रूम से बाहर आएंगे तभी तमाम बिल्डिंग की पावर फेल हो जाएगी। इस पावर को रिस्टोर करने में थोड़ा समय लगेगा। पावर फेल के दौरान ही अपनी हैकिंग डिवाइस को भी वहां से निकाल लेंगे और कंक्रीट ब्लॉक को वापस फिक्स करके दीवार को उसी जगह पर लगाकर आसानी से निकल आएंगे। ये दीवार को पुरानी ईंटों से वैसे ही बंद कर देते हैं और सभी कुछ पहले की तरह नॉर्मल कर देते हैं जैसे सुरंग में पहले था। ये सारा काम इतनी सफाई से कर रहे थे कि जैसे यहाँ पर कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तभी बर्लिन पोलन के घर पर जाता है और इसको क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। ये सभी कैमरे वहाँ से उतार कर वापस निकलने वाले होते हैं। तभी बर्लिन के माइंड के अंदर अचानक एक प्लान आता है और वो वहाँ से निकलने से पहले ही इसके दराज से इसके फार्म हाउस की चाबी निकालता है। वो पोलन का ड्रेस पहनता है और इसकी गाड़ी की चाबी लेकर इसके फार्म हाउस पर चला जाता है। वहाँ पर इसके कपड़े के कुछ धागों को जलाकर वहाँ पे कुछ पीसेस फेंक देता है। चुराए हुए गहनों में से एक डायमंड के कुछ पीसेस भी वहाँ पर फेंक देता है। वापस आकर इसके कपड़े वापस इसकी जगह पर रखकर इसकी चाबी को उसी जगह पर रखकर यहाँ से बाहर आ जाता है। इसका प्लान ये था कि जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस तक पहुंचेगी तो उसे इसके फार्म हाउस पर ये वाले सारे सबूत मिलेंगे, जिसके बाद चोरी इसके खाते में पड़ जाएगी। बर्लिन अपनी टीम को कहता है कि हमें एक साथ होटल नहीं छोड़ना और आज की रात कोई भी होटल से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से निकलने से पहले ये तमाम रूम्स के अंदर से अपने फिंगरप्रिंट्स और हर किस्म के प्रूफ्स को खत्म करेंगे। लेकिन बर्लिन के मना करने के बावजूद ब्रूस केला के पास जाता है और वो अपना पासपोर्ट बाइक रेंट वाली शॉप से लेने के लिए प्लान करते हैं। वो कहता है कि हमें हर सूरत वहाँ से अपना पासपोर्ट निकालना है और इनके सिस्टम से एंट्री भी खत्म करनी है। वो केला की हेल्प लेता है। ये लोग उस रेंट कंपनी के ऑफिस में जाते हैं और ये लोग वहाँ से अपना पासपोर्ट और कंप्यूटर सिस्टम से एंट्री खत्म करने वाले होते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर इनको देख लेता है और एक गार्ड केला के पास
पास आ जाता है, जिसको देखकर केला काफी ज्यादा घबरा जाती है। दोस्तों इसके बाद बर्लिन की टीम और खास तौर पर केला के साथ क्या होता है, ये जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें। दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि केला और ब्रूस अपने सबूत मिटाने के लिए रेंट ऑफिस में जाते हैं, जहां से इन्होंने बाइक रेंट पर ली थी, ताकि वहां से ये अपने पासपोर्ट और तस्वीर को इनके कंप्यूटर से एंट्री डिलीट कर सकें। तभी वहां पर गार्ड आ जाता है और वो केला से पूछता है, तो केला उसको बताती है कि मैं यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ, लेकिन केला की घबराहट से उसे शक पड़ जाता है। तभी ब्रूस एक गार्ड को मारता है और केला जल्दी से कंप्यूटर से एंट्री को डिलीट कर देती है। तभी केला गार्ड की गन लेकर टेबल के ऊपर चढ़ के गार्ड्स को कहती है कि जल्दी से अपने सारे पैसे निकालो, ताकि इनको लगे कि हम यहाँ चोरी करने के लिए आए हैं, और वो दोनों वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। दूसरे सीन में हम रॉय और कैमरून को देखते हैं जो एक गाड़ी चोरी करते हैं। कैमरून ने चोरी किए हुए गहनों में से एक हार पहना हुआ होता है। फिर ये लोग एक इल्लीगल रेस लगाते हैं, जिसमें गाड़ी की छत के ऊपर लड़की को खड़ा होना होता है। ये रेस काफी ज्यादा डेंजरस और थ्रिलिंग होती है। रेस के दौरान कैमरून को इसके पुराने बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। तभी वो घबरा के जल्दी से रॉय को गाड़ी रोकने का कहती है, जिस वजह से रॉय ये रेस हार जाता है और ये कार उन्हें जीतने वालों को देनी पड़ती है। फिर ये दोनों एक जगह पर बैठकर बातें करते हैं। कैमरून लॉय को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताती है कि वो एक बैंड सिंगर से, जिसका नाम जिमी था, काफी ज्यादा प्यार करती थी। तभी वो बहुत ज्यादा यंग थी, दोनों के दरमियान काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन था और ये दोनों काफी ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। ज्यादा समय ये इकट्ठे ही बिताते थे। ये लोग घूमते फिरते और एंजॉय करते थे। कैमरून को जिमी के बगैर एक लम्हा भी गुजारना काफी मुश्किल लगता था, लेकिन जिमी इसे इग्नोर करने लगा था, जिसकी वजह से इनके रिलेशन में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी। कैमरून को काफी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया था, इस वजह से वो इस रिलेशन से फेड अप हो गई थी। कैमरून ने एक दिन गुस्से में आके जिमी की सभी दी हुई निशानियां, गिफ्ट और पिक्स वगैरह जला दिए, लेकिन आग इतनी ज्यादा भड़क उठी कि इसका घर भी जल गया। तभी कैमरून के पेरेंट्स ने सोचा कि कैमरून का दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है और वो इसे खतरा समझकर इसको पागलखाने में भेज देते हैं। कैमरून इस सारे समय को याद करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। रॉय कैमरून को काफी ज्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करता है और इसे काफी दिलासा भी देता है। अगले दिन कमेल बर्लिन से मिलने के लिए आती है। बर्लिन कमेल को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं किसी का घर खराब नहीं कर सकता, तुम्हें वापस जाना चाहिए और तुम्हें पहले फैसला करना चाहिए कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या फिर पोलन के साथ। उधर नीलामी घर में चोरी का पता चल चुका होता है, क्योंकि 15 घंटे का समय बीतने के बाद तिजोरी खुल जाती है, लेकिन तिजोरी में गहने नहीं होते बल्कि ये खाली होती है। पुलिस का पहला शक पोलन पर जाता है, क्योंकि वो इस नीलामी घर का हेड होता है। बर्लिन और इसकी टीम के यहाँ से निकलने का समय हो गया था। सबसे पहले ब्रूस और केला को यहाँ से निकलना था। ये टूरिस्ट की तरह से यहाँ से निकलकर बस में बैठेंगे और पेरिस की तरफ निकल जाएंगे। चुराए हुए गहनों के 3 डब्बे इनके पास थे, लेकिन वो इन्होंने इस तरह से छुपाए थे कि इनके ऊपर किसी को भी शक नहीं होगा। जबकि रॉय और कैमरून जाकर एक वैन लेकर आएंगे जो इन्होंने स्पेन से लाकर यहाँ पर छुपा रखी थी, और फिर ये दामियन को पिक करके यहाँ से निकल जाएंगे। सबसे आखिर में बर्लिन वहाँ से निकलने वाला था। बर्लिन को यहाँ से निकलने से पहले इस प्लान में इस्तेमाल हुआ सारा सामान ठिकाने लगाना था, ताकि कोई भी प्रूफ यहाँ पर ना बच सके। फिर वो प्लेन के जरिए मैड्रिड जाएगा। कुछ देर बाद वहाँ पर कैमेल आ जाती है। बर्लिन से कहती है कि मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही कि तुम्हें रखना चाहिए या मुझे पोलन के साथ रहना चाहिए। मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। बर्लिन कहता है कि मैं कुछ दिन तक तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। अगर तुम रिलेशनशिप के लिए मुझे चूज कर लो तो मुझे बता देना। तभी कैमेल अपने घर वापस पहुंचती है तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस घर की छानबीन कर रही होती है। कैमेल को ये सारा कुछ देख के कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। पुलिस ऑफिसर मैरी आकर इसको पोलन का सेफ खोलने का कहती है। तभी कैमेल इसको बताती है कि इसका पासवर्ड मुझे नहीं पता। पोलन से मिलकर मैरी कहती है कि तुम रात को उठकर अपनी गाड़ी में हाईवे से गुजरते हुए अपने फार्म हाउस पर क्यों गए थे। फार्म हाउस में तुम्हारे ड्रेस के जले हुए धागे और गहनों के कुछ पीसेस भी मिले हैं। पोलन कहता है कि ये सारा कुछ झूठ है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये सारा कुछ कैसे हुआ। फिर हम देखते हैं कि कैमेल बर्लिन को अपने घर पर बुलाती है। बर्लिन को पोलन वाला प्रॉब्लम शेयर करती है कि किस तरह से उसके पति चोरी के केस में पकड़े गए हैं। कैमेल बर्लिन को कहती है कि पोलन चोरी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन बर्लिन इसके दिल में पोलन के लिए शक पैदा करता है। बर्लिन इसके दिल में शक पैदा करने के लिए कहता है कि क्या पोलन ने तुमसे कभी कुछ छुपाया था, या वो तुमसे अलहदा होकर कभी बाहर जाता था, या तुमसे छुपकर फोन पर बातें किया करता था। तो कैमेल कहती है कि हाँ, ऐसा अक्सर होता था। उसे भी पोलन पर शक होने लगता है। बर्लिन की बातें इसे काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। उधर हम दामियन, राय और कैमरून को वैन में जाते हुए देखते हैं, जो काफी ज्यादा एंजॉय करते जा रहे होते हैं। तभी इनको रास्ते में जाते हुए सामने पुलिस का एक नाका नजर आता है, जिसको देख के ये काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये लोग खुद को शांत करते हैं और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस के नाके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस इनको रोक के गाड़ी की तलाशी लेना शुरू कर देती है। दामियन उसे बताता है कि इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो बच्चों के साथ स्पेन से फ्रांस आया हुआ है, ताकि
ताकि पुलिस वालों को इन पर शक न हो सके। पुलिस इस वैन की तलाशी लेते हुए इन डिब्बों तक पहुंच जाती है जिसमें इन्होंने गहने छुपाए होते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि इसमें इसकी वाइफ की अस्थि है, क्योंकि फ्लास्क के अंदर अस्थि को बगैर इजाजत के खोलना गलत बात थी, लेकिन पुलिस वाले फिर भी ये डब्बा खोलकर देखने का कहते हैं। तभी कैमरॉन अस्थि को उठाकर वहाँ से भाग जाती है और पुलिस वाले इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी कैमरॉन इस तरह की एक्टिंग करती है जैसे कि इसकी मॉम की डेथ का इसके ऊपर काफी ज्यादा गहरा सदमा हुआ है और वो ये अस्थि किसी को भी देखने के लिए नहीं दे सकती। कैमरॉन और रॉय इस तरह की एक्टिंग करते हैं जिसकी वजह से इमोशनल देखकर इनकी एक्टिंग से पुलिस वाले काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और इन्हें जाने देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दामियन ब्रूस को कॉल करके बताता है कि पुलिस ने हमारी सर्च में ऑपरेशन शुरू कर दिया है, इसलिए तुम्हें अगले स्टॉप पर बस से उतरना होगा और जंगल के अंदर रात को स्टे करो। तभी रॉय, कैमरॉन और दामियन एक जगह पर स्टे करके वहाँ पर रुकने का इंतजाम करते हैं। वहाँ पर एक औरत आती है जिसका घर करीब ही होता है। वो दामियन को काफी इंप्रेसिव नजरों से देखती है। तभी बर्लिन को रॉय की कॉल आती है और वो बताता है कि एक दफा उसने एक गाड़ी चोरी की थी और इस चोरी की गाड़ी के ऊपर उसने रेस लगाई थी जिसके अंदर चोरी किए हुए गहनों में से एक हार उसके अंदर रह गया था और ये इससे बहुत बड़ी गलती हुई है। बर्लिन के कागजों में ये एक नाकाबिले माफी गलती थी, लेकिन बर्लिन का फोकस इस वक्त इस बात पर होता है कि वो कमल पोलन को छोड़कर बर्लिन के साथ कैसे आने वाली थी। अब बर्लिन ये प्लान करता है कि वो पोलन को बचाने के लिए कमल की मदद करेगा। इस तरह कमल के दिल में उसकी जगह बन जाएगी। वो जाकर कमल को मदद का कहता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। बर्लिन कमल को कुछ पैसे भी देता है। तभी कमल बर्लिन को कहती है कि तुम्हारी जगह पे अगर कोई और होता तो वो कभी भी मेरी मदद ना करता, बल्कि वो पोलन को जेल के अंदर ही रहने देता, लेकिन तुम मेरी मदद कर रहे हो जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। उधर हम देखते हैं कि पुलिस चोरी की हुई गाड़ी को पकड़ लेती है और इल्लीगल रेस लगाने वाले लड़के को इन्वेस्टिगेट करती है, जो इनको बताता है कि ये कार उसने एक रेस में जीती है, उसने चोरी नहीं की। इस गाड़ी में से उन्हें चोरी किए हुए गहनों में से एक नेकलेस भी मिल जाता है। वो लड़का पुलिस को बताता है कि जिसने ये गाड़ी चुराकर मेरे साथ रेस लगाई थी उसकी उम्र तकरीबन 24 साल थी और उसके एक हाथ पर हमेशा ग्लव्स पहना होता है, जबकि दूसरे हाथ पर हिरन के सींग जैसा टैटू बना हुआ था। उधर दामियन को रात को वो औरत आकर विस्की देती है। दामियन ड्रिंक करता है और उसके बाद काफी ज्यादा इमोशनल होकर अपनी एक्स वाइफ को कॉल करके उसके साथ काफी ज्यादा गिले शिकवे करता है। ये औरत दामियन की बातें सुन लेती है और उसे दामियन और इसकी वाइफ के बुरे रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस और कैला जंगल में कैंप के अंदर रात गुजार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कैला को एक जहरीला सांप काट लेता है। ब्रूस कैला के जख्म को कट लगाकर इसका जहर चूसकर इसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है और इसके जख्म को सिलाई कर देता है, लेकिन इसके ऊपर जहर का काफी ज्यादा असर हो जाता है। ब्रूस कैला को उठाकर करीबी आबादी में इलाज के लिए ले जाने का सोचता है। उधर पुलिस ऑफिसर मारी से मिलने के लिए एक औरत आती है जिसका नाम एलिजिया है। वो स्पेन से यहाँ पर आई है ताकि वो इस चोरी का सुराग लगा सके। वो आते ही इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल हो जाती है। वो आते ही चोरों की खोज में लग जाती है। उसे शक था कि चोर स्पेन से आए हैं, जो बहुत ही ज्यादा होशियारी से अंदर आए और तिजोरी का आसानी से सफाया करके निकल गए और पोलन को फंसा दिया, जो कि बेकसूर है। बर्लिन कमल को लेकर पोलन से मुलाकात करने के लिए आता है और उसे ये यकीन दिलाता है वो इसको रिहा करवाने के लिए हर हद तक जाएगा। पोलन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। ब्रूस केला को अपने कंधों पे उठा के जंगल से करीबी आबादी की तरफ भाग रहा होता है ताकि उसका इलाज करवा सके। हाईवे पर पहुंचकर वो एक गाड़ी को मदद के लिए रोकता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी करीब आती है तो उसे पता चलता है कि ये तो पुलिस की गाड़ी है। ब्रूस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर पुलिस वालों से लिफ्ट लेता है और केला को गाड़ी में डालकर करीबी आबादी की तरफ चला जाता है। दामियन उस औरत के घर जाता है और ड्रिंक के लिए उसको थैंक्स कहता है। इनके दरमियान में काफी ज्यादा रोमांस शुरू हो जाता है। रॉय और कैमरन नदी के किनारे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और ये एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले दूरबीन से इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं और वो इनको एक दूसरे के करीब होते देख लेते हैं। ये वही पुलिस वाले होते हैं जिन्होंने इनको नाके पर रोका था। रॉय और कैमरन ने इन पुलिस वालों को बताया था कि हम दोनों बहन भाई हैं। तभी वो दूरबीन से रॉय के हाथ पे बना हुआ टैटू भी देख लेते हैं। एलिजिया और पुलिस वालों के पास एक वाहद प्रूफ यही टैटू था जिससे वो चोरों का सुराग लगाना शुरू कर देते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर स्पेन में कॉल करके हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाहती है। वो इंस्पेक्टर मारियो को कॉल करती है। एलिजिया उसे तुरंत फ्रांस आने का कहती है। कैमल से मिलने के लिए उसकी एक फ्रेंड सूजी आती है। कैमल सूजी को बर्लिन के साथ रिलेशनशिप के बारे में बताती है। सूजी ये सारा कुछ सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है। सूजी एक ऑडिशन पर जाने के लिए अपने बेटे को कैमल के पास छोड़कर चली जाती है। केला पुलिस की गाड़ी में एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। उसको स्ट्रेचर पर लेटाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हुए उसकी जेब से एक पिस्टल की गोलियों वाला मैगजीन गिर जाता है, जिसे पुलिस वाला देख लेता है। एक पुलिस वाले की गन छीनकर इसके ऊपर तान लेता है और वो दोनों पुलिस वालों को होस्टेज बना लेता है और उन्हें गाड़ी में बैठने को कहता है। बर्लिन और कैमल एक लॉयर से मिलने जाते हैं ताकि वो पोलन को रिहा करवाने के लिए इसकी मदद ले सकें। वो लॉयर केस स्टडी करने के बाद कहता है कि तुम्हारे पति को अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए क्योंकि सबूत काफी ज्यादा इसके खिलाफ हैं और दूसरी तरफ तमाम शाही फैमिलीज भी काफी ज्यादा प्रेशर डाल रही हैं। वो चाहते हैं कि पोलन को जल्दी से जल्दी सजा मिले ताकि इनको इंश्योरेंस की रकम मिल सके। कैमल जैसे ही उठ के बाहर जाती है तो बर्लिन उस वकील को धमकी देता है कि जब कैमल वापस आए तो तुम
उसे कहना कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और तुम्हारे पति को जल्द ही बरी करवा दूंगा। अगर तुमने चुपचाप ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाला हूँ। दूसरी तरफ दामियन की वैन के पास पुलिस वाले आकर डोर को नॉक करते हैं। दामियन उस औरत के घर के अंदर होता है और वो बाहर से पुलिस को नॉक करते हुए देख लेता है। वो इस लेडी के घर से अपने तमाम फिंगरप्रिंट्स और निशानों को खत्म कर देता है। पुलिस उसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी। कैमल बर्लिन को कहती है कि मैं तो गवाही भी नहीं दे सकती कि वो उस रात मेरे साथ था और उसने चोरी नहीं की, क्योंकि मैं उस रात उसके साथ नहीं थी बल्कि मैं कहीं और पर थी। कैमल को इस बात का काफी ज्यादा दुख होता है कि उसने पोलन को चीट किया। दुखी होकर वो बर्लिन को वहाँ से जाने का कहती है क्योंकि वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। ब्रूस गाड़ी में पुलिस वालों को होस्टेज बनाकर बैठा होता है और उनको कहता है कि जरा सी भी होशियारी की तो तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। दामियन को शक हो जाता है कि मामला काफी ज्यादा गड़बड़ है और पुलिस को इनकी वैन पर शक हो गया है। बर्लिन भी अभी तक स्पेन नहीं पहुंचा। दामियन बर्लिन को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी तक स्पेन में ही है। दामियन उसे लेने के लिए वहां से निकल जाता है और वो रॉय से कहता है कि तुम वैन में से फिंगरप्रिंट्स और तमाम प्रूफ को खत्म कर दो और वहां पर बहुत सारे हेयर्स को बतौर सैंपल छोड़ दो ताकि पुलिस को कंफ्यूज किया जा सके। पुलिस ऑफिसर मारियो भी फ्लाइट से यहाँ पर आ जाती है और वो भी चोरी के केस पर काम करना स्टार्ट कर देती है। वो टैटू के निशान को सभी पुलिस वालों को भेजने का कहती है। जब वो टैटू का निशान इन पुलिस वालों को मिलता है जो रॉय पर नजर रखे हुए थे तो वो समझ जाते हैं कि यही असल में चोर हैं। उधर कैमल की दोस्त सूजी वापस इसके पास आती है। सूजी कैमल के दिल में बर्लिन के खिलाफ बातें भरना शुरू कर देती हैं। उसे लगता है कि बर्लिन ही असल में चोर है और उसने रास्ते से हटाने के लिए पोलन पर चोरी का इल्जाम लगाया है। सूजी कहती है कि चोरी भी बर्लिन ने ही की है। सूजी की बातें सुनकर कैमल को भी शक होने लगता है, लेकिन वो बर्लिन पर जाहिर नहीं करती। वो बर्लिन से मिलने के लिए जाती है और इसके रूम की कीज को चोरी कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि ब्रूस को पता चल जाता है कि केला की हालत अब खतरे से बाहर है। वो उसे यहाँ सर लेकर निकलने का प्लान करता है। कैमल बर्लिन के रूम में छुपकर आती है और वो वहाँ पर तलाशी लेती है जहाँ पर इसे काफी ज्यादा सबूत मिलते हैं और इसे पता चलता है कि बर्लिन इनके घर पर नजर रखे हुए था। उसे और भी काफी ज्यादा प्रूफ वहाँ पर मिलते हैं जिनसे इसको ये बात साफ पता चलती है कि चोरी बर्लिन ने की है। कैमल ये सारा कुछ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। दामियन भी उधर बर्लिन के पास पहुंच जाता है और ये दोनों एक होटल के अंदर एक शादी की सेरेमनी के अंदर होते हैं और दोनों मिलकर अपने प्यार में नाकामी पर गाना गा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि पुलिस की भारी नफरी लेकर रॉय और कैमरून की वैन के ऊपर पुलिस ने घेरा डाल लिया है। तभी पुलिस पर वैन के अंदर से गोलियां चलना शुरू कर देती हैं। जवाब में पुलिस भी वैन पर फायरिंग करनी शुरू कर देती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर इनको स्पीकर से सरेंडर करने का कहती है, लेकिन रॉय और कैमरून वैन के नीचे से सीवर लाइन से भाग जाते हैं। वायरलेस सिस्टम के जरिए वैन में लगे स्पीकर से वो पुलिस को बातों में लगाकर पुलिस का वक्त जाया करते हैं ताकि पुलिस को जब तक शक हो वो वहां से बहुत दूर जा चुके हों। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस ने पुलिस वालों को हथकड़ियां लगाई हुई हैं और वो इनको गाड़ी के अंदर बिठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और वो केला को उठाकर गाड़ी में बिठाता है और बड़ी आसानी से वहां से निकल जाता है। कैमल को बर्लिन के रूम में पिस्टल भी मिलता है और वो सोचों में खोई वहां से निकल जाती है। एलिजिया को शक होता है कि वैन के अंदर जरूर कोई गड़बड़ है। वो दूरबीन से देखती है तो उसे लगता है कि वैन में कोई भी नहीं है। जैसे ही वो वैन के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि वैन में तो कोई भी नहीं है। तभी उन्हें ट्रेस करने से पता चलता है कि ये लोग सीवर लाइन से भाग चुके हैं। एलिजिया पुलिस वालों को ऑर्डर देती है कि इनको फॉलो करो। उधर रॉय और कैमरून सीवर लाइन से होते हुए एक जगह से बाहर निकलते हैं। कैमरून और रॉय एक ट्रक की छत पर शीट के नीचे छुप जाते हैं और वो शीट को गम से चिपका देते हैं ताकि किसी को भी नजर ना आए। पुलिस भी इनका पीछा करते यहाँ पर पहुंच चुकी है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कैमल सूजी के पास जाती है और इसको बताती है कि बर्लिन ही असल में चोर है, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। कैमल पुलिस को कॉल करके ये सारा कुछ बताने का सोचती है। तभी उसे पोलन का सामान मिलता है जिसके अंदर उसे काफी ज्यादा तस्वीरें और चीजें मिलती हैं, जिससे इसको पता चलता है कि पोलन की एक और बीवी भी है और इसका उससे एक बेटा भी है। पोलन इसे चीट कर रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी सूजी और कैमल आपस में बातें करते हैं और सूजी उसको कहती है कि बर्लिन चोर तो है लेकिन वो तुम्हारे पति की तरह धोखेबाज नहीं है। तभी बर्लिन को पता चलता है कि उसके रूम की की गायब है। वो समझ जाता है कि ये की कैमल ने चोरी की है। उसे अंदाजा हो जाता है कि कैमल को पता चल गया है कि मैं ही चोर हूँ और मैंने ही इसके पति को फंसाया है। वो डुप्लीकेट की लेके अपने रूम में आता है। सीसीटीवी कैमरों में होटल में इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है जो कि वहाँ पर पुलिस ने खुफिया तौर पर लगाए हुए थे। बर्लिन अपने रूम से जरूरी चीजें लेता है और बाकी चीजों को एक टब में जमा करके इसके ऊपर एसिड डालकर अपने सबूत को जला देता है। ब्रूस और केला पुलिस वालों को बंदी बनाकर एक बोट तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो एक बोट में दोनों को बांधकर गाड़ी पानी में फेंककर दूसरी बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। उधर पुलिस भी उस ट्रक पर पहुंच जाती है जहाँ पर रॉय और कैमरून छुपे होते हैं। जब पुलिस ट्रक के अंदर से देखती है तो ये ऊपर को हो जाते हैं और जब पुलिस ऊपर से देखती है तो ये नीचे को झुक जाते हैं ताकि किसी को भी नजर ना आए। इस तरह से पुलिस इनको तलाश नहीं कर पाती। बर्लिन देखता है कि पुलिस की 2 गाड़ियां होटल के बाहर आई हैं। तभी वो सोचता है कि कैमल ने अभी तक पुलिस को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता तो यहाँ पर 2 गाड़ियों की बजाय पूरे शहर की पुलिस आ जाती। पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरों की और रिकॉर्ड की जांच कर रही होती है। होटल वाले पुलिस को बताते हैं कि एक रूम के अंदर एक मशकूक आदमी रहता है। तभी बर्लिन यहाँ से
निकलने के लिए प्लान करता है। बर्लिन कैला को कॉल करके होटल के सीसीटीवी कैमरों को बंद करने का कहता है। कैला अपना लैपटॉप निकालती है और हैक करके होटल के सीसीटीवी कैमरों को बंद कर देती है। बर्लिन और डेमियन वहां से निकल जाते हैं। एलिजिया बर्लिन के रूम में आती है, लेकिन वहां पर तमाम सबूत एसिड में जल चुके होते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सूजी कैमेल को कहती है कि पोलन ने भी तुम्हें धोखा दिया है। बर्लिन भी चोर है, लेकिन तुम्हें इन दोनों में से एक को चूज करना होगा। तुम्हें बर्लिन से कांटेक्ट करना चाहिए और चोरी किए हुए गहनों में से अपना हिस्सा मांगना चाहिए। अगर वो तुम्हें हिस्सा ना दे तो तुम उसको कहना कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी और तुम पकड़े जाओगे। ट्रक में रॉय और कैमरन काफी ज्यादा दूर तक सफर कर चुके होते हैं। रास्ते में कैमरन को रॉय बताता है कि उसके पिता काफी ज्यादा जालिम थे और इनके जुल्म की वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया था। दोनों अब तक काफी ज्यादा दूर निकल चुके होते हैं। ब्रूस और कैला बोट को छोड़कर बाइक पर आगे निकल जाते हैं। फिर वो एक नदी पर पहुंचते हैं, जहां पर वो एक बोट के जरिए फ्रांस से निकलकर पेरिस में एंटर हो जाते हैं। रॉय और कैमरन एक जगह पर आकर